तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एसटी ग्राफ से सारे प्रॉब्लम्स को डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जितने थे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व किए थे, राइट। एसटी ग्राफ्स में हम क्या देखे थे, किसी भी कर्व का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है, राइट। तो हम लोग डिफरेंट रीजन में जैसा ग्राफ दिया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट किए थे। एक उसी तरह से जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, लाइक दैट, इस तरह से कर्व दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, और आपसे पूछता है हाउ मेनी टाइम्स वेलोसिटी इज जीरो, कितने बार वेलोसिटी अभी तक जो ग्राफ दिया हुआ है कितने बार जीरो हो रहा है उसको फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी टाइम्स वेलोसिटी इज जीरो, तो वेलोसिटी जीरो करने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, स्लोप जहाँ जहाँ जीरो होगा, क्योंकि हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कर्व का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी कह रहा है कि कितने बार जीरो होगा। इट मीन्स जहाँ जहाँ स्लोप टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा वहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगा, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इस पॉइंट पर टाइम एक्सिस के पैरेलल स्लोप क्या होगा, m इक्वल टू tan थीटा जीरो, राइट। फिर यहाँ भी देख रहे हैं एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस के पैरेलल स्लोप इस पॉइंट पर भी जीरो है। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं ये भी, यहाँ भी स्लोप जीरो है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यहाँ भी पैरेलल टू टाइम एक्सिस स्लोप जीरो। 1 2 3 4 टाइम्स अकॉर्डिंग टू गिवन ग्राफ हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी जीरो होगा, ठीक है। उसी तरह से एक और अच्छा क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है और ये बताना है कि दिस कर्व जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है वो सही है कि गलत है। एस वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, राइट। अब इसमें ये बताना है कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सही है कि गलत है, और उसको जस्टिफाई करना है, उसको जस्टिफाई करना है कि गलत है तो क्यों है, और सही है तो वाई सही। अब इसमें यही लॉजिक है, पूछा जाने का मतलब कुछ न कुछ समस्या है ही, चेंज हो रहा है, हाँ वो तो है ही वेलोसिटी जो है, लेकिन समस्या क्या हो रहा है कि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ये भी ध्यान देने की जरूरत है, किसी एक टाइम पर दो डिस्प्लेसमेंट नहीं पॉसिबल है, किसी एक इंस्टेंट पर टू डिस्प्लेसमेंट इज नॉट पॉसिबल, किसी भी इंस्टेंट पर दो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। जैसे इस पॉइंट पर हम लोग देखें, इस टाइम पर ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट, दो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है सेम टाइम पर ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर क्या देख रहे हैं, टू डिस्प्लेसमेंट, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसे दिस कर्व इज नॉट राइट, जो गिवन कर्व है ये सही नहीं है। तो ये इस तरह के पॉइंट्स को ध्यान रखना है बेटे। उसी तरह से स्लोप पॉजिटिव BT, हाँ। अब आ जाए नेक्स्ट हम लोग VT ग्राफ पर। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर बहुत सारे प्रॉब्लम कर लिए हैं, उसको जाकर फिर अगेन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। एक चीज़ मैं क्लियर बता देता हूँ, जितने बार रिवाइज करोगे उतना ही आपकी बेनिफिट होगी। नहीं, थोड़ा भी नहीं, अभी तक सारे प्रॉब्लम हम लोग एसटी ग्राफ से VT ग्राफ को ड्रॉ किया है, एसटी ग्राफ से VT ग्राफ को ड्रॉ किया है, राइट। क्योंकि फिजिक्स ऐसा चीज़ है कि इसको आप हमेशा रिवाइज नहीं रखिएगा, क्या है कि सारा यहाँ लिंक है, एक भी लिंक गड़बड़ होगा तो आगे समझना मुश्किल होते जाएगा, और वो आपकी प्रॉब्लम को इतना क्रिएट करेगा कि कांट बिलीव इट, आपके सब दिमाग से ऊपर निकलते जाएंगे। इसलिए बार बार कोशिश कीजिए कि पढ़ा हुआ चीज़ को भी बार बार प्रैक्टिस, जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतने आपके लिए बेनिफिट जाएगा। फिजिक्स बहुत आसान है, लेकिन कंडीशन क्या है, उसको रिवीजन प्रैक्टिस आपको करना है। जितने आप रिवीजन प्रैक्टिस कीजिएगा
उतना ही आसान रहेगा, नहीं तो सबसे टफ पेपर भी है। मेडिकल हो और जेई हो, दोनों को सिलेक्शन के लिए फिजिक्स इज की पॉइंट। और किसी भी आगे भी फर्दर स्टडी के लिए फिजिक्स जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंजीनियरिंग में भी आप जा रहे हो तो पूरा फिजिक्स का ही खेल है, विदाउट फिजिक्स आप इंजीनियरिंग कर ही नहीं सकते। ठीक है बेटे, तो अब नेक्स्ट अपना जो है बीटी ग्राफ है। बीटी ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। बीटी ग्राफ, अब यहां पर हम क्या देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो दिया रहेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कर्व का स्लोप वेलोसिटी देता था, सिमिलरली यहाँ भी हम बीटी ग्राफ में कर्व का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड एक्सेल। तो कोई भी कर्व दिया हुआ है, जैसे ये कर्व दिया हुआ है, इस कर्व में हम क्या देख रहे हैं कि स्लोप एवरी पॉइंट पर कांस्टेंट है। दिस इज योर थीटा, 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 किसी भी पॉइंट पर आप देखिएगा थीटा का वैल्यू सेम है। थीटा वैल्यू सेम होने का मतलब टाइम थीटा भी सेम, टाइम थीटा भी सेम होने का मतलब स्लोप सेम, और स्लोप सेम होने का मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। क्योंकि यहाँ पर बीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन जो डिफाइंड होता है उस कर्व का स्लोप जो होगा वही वैल्यू देगा, dv अपॉन dt। dv अपॉन dt बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या करता है, मैथमेटिक्स में पढ़े हैं हम लोग कि स्लोप ऑफ द वेलोसिटी देता है। डिफरेंशिएशन करने का मतलब जो जिसके रिस्पेक्ट में एन वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वेलोसिटी कर्व का स्लोप दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्लोप फाइंड आउट करेंगे बीटी ग्राफ का, वो मुझे क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। यदि स्लोप कांस्टेंट रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। उसके बाद क्योंकि अब एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका भी क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू हो सकते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज करना और नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी डिक्रीज करना। जिस तरह से वहाँ पर स्टिक ग्राफ में हम क्या देखते थे, स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था और स्लोप नेगेटिव होने का मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा था। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, यदि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होगा तो क्या देखेंगे, स्लोप का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, स्लोप का वैल्यू इंक्रीज करेगा। स्लोप का वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब एक्सेलरेटेड मोशन होगा। एक्सेलरेटेड मोशन मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन, गाड़ी की स्पीड बढ़ाना तो हम क्या करते हैं, एक्सेलरेटर दीजिए। तो एक्सेलरेटर देने का मतलब हमको स्पीड इंक्रीज करना, एक्सेलरेटर मीन्स स्पीड इंक्रीज करना। वो कब पॉसिबल होगा, जब स्लोप पॉजिटिव होगा, यानी थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। सिमिलरली उसी तरह से यदि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तब क्या होगा, स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली अंडरस्टैंड करने का 90 से ऊपर होने पर स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90 डिग्री tan थीटा पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में की स्लोप पॉजिटिव हो जाता है, यानी 180 से 270 के बीच में tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव, फिर 270 से लेकर 360 के बीच में tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव। तो उसके अकॉर्डिंग से हम स्लोप को डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से हमें मालूम चल जाएगा tan थीटा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। tan 270 डिग्री क्या इन्फिनिटी होगा, tan 270 डिग्री, ये tan π/2 इन्फिनिटी होगा तो ये भी इन्फिनिटी होगा, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट। अच्छा एक चीज, tan क्या, हाँ ये tan, हाँ ठीक है, tan π/2 इन्फिनिटी, ये भी tan π/2 इन्फिनिटी। बेसिकली कर्व कैसा होता है tan का, जब भी कोई कंफ्यूजन हो तो कर्व पर फोकस कर लीजिए। क्या करते हैं, tan ये π/2 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री के बाद 270 डिग्री, 270 डिग्री के बाद 360 डिग्री। और tan का ग्राफ किस तरह से होता है, इस तरह से, ये देखो 90 पर ये प्लस इन्फिनिटी दे दिया,
फिर उसके बाद 90 डिग्री से ऊपर जैसे ही बढ़ेंगे तो कर्व माइनस इन्फिनिटी से आएगा और 180 पर 0, राइट। फिर उसके बाद अब क्या हो गया, फिर आगे जैसे ही बढ़ेंगे, अब सिमिलरली अब फिर क्या हुआ, tan 180 इन्फिनिटी, तो यहाँ से फिर कर्व 270 पर 0 आना चाहिए बेटे, देखना 1 मिनट, tan 0 0 0 ये तो ठीक है। फिर ग्राफ सिमेट्रिकली रिपीट होगा, ग्राफ सिमेट्रिकली रिपीट होगा, ठीक है। किसके अबाउट, तो तुम्हारा हो गया tan 0 0 और ये कितना आ जाएगा, tan पे इस पे ही ले लें, यदि 180 डिग्री प्लस 90 270 हो जाएगा ना, 180 प्लस 90, हम क्या जानते हैं 0 180 और फिर 60 पे फंक्शन डू नॉट चेंज, अच्छा ये 180 से प्लस है यानी थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। पहले तो ये फंक्शन डू नॉट चेंज tan 90 हो गया, राइट, और थर्ड क्वाड्रेंट में ज़्यादा है इतना, इसका मतलब पॉजिटिव होगा, तो tan 270 डिग्री इन्फिनिटी हो जाएगा, tan 270 इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से फिर ग्राफ हो जाएगा, ये देखो ये, और फिर इस तरह से ग्राफ, तो अकॉर्डिंग टू गिवन उसके हिसाब से हम एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड कर लेंगे, राइट। अब क्या है कि क्या क्या अभी देखिए, बीटी ग्राफ दिया होगा, बीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, यदि स्लोप कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव कहने का मतलब पॉजिटिव हो गया, स्लोप पॉजिटिव कब होगा, जब स्लोप पॉजिटिव होगा, जब स्लोप पॉजिटिव होगा इट मीन्स एक्सेलरेटेड मोशन होगा, जब स्लोप नेगेटिव होगा तो डी एक्सेलरेटेड मोशन होगा, यानी वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो डी एक्सेलरेशन। जब ब्रेक लगाने का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन हम लोग छोड़ देते हैं, स्पीड को घटाना है, राइट। अब इसी से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों प्रॉब्लम आ जाएंगे, एसटी से होते हुए बीटी से होते हुए एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना, अब दोनों एक साथ कंबाइंड हो जाएंगे। जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़े थे वो भी आप कहीं कहीं प्रॉब्लम में इंक्लूड कर देगा, ठीक है। पहले बेसिक से हम लोग चले, जितना ग्राफिकल अप्रोच आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो उतने मैकेनिक्स आपका सही जाएगा। ये जो फर्स्ट चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा आगे का चैप्टर उतने लिए आपके लिए आसान रहेगा। अब जैसे बीटी ग्राफ दिया हुआ है, बीटी ग्राफ, राइट, यहाँ पर 0 OAB, ए वैल्यू 10 5 10 से 10 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड 10 सेकेंड। आपसे पूछता है फाइंड द एक्सेलरेशन इन द रीजन OA एंड AB, OA एंड AB में आपको निकालना है क्या होगा एक्सेलरेशन। OA रीजन पे देखें स्लोप, OA रीजन एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, कर्व का स्लोप, OA कर्व का स्लोप निकालेंगे, यही हो गया थीटा, tan थीटा हो गया। यहाँ पर tan थीटा स्लोप क्या हो गया, स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू मान लेते m, ये m दिया हुआ है, AM अपॉन OM, AM दिया हुआ 10, OM दिया हुआ 5, कट के 2 आ गया, यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। OA रीजन में एक्सेलरेशन आ गया और कांस्टेंट है, क्योंकि पूरे रीजन में किसी भी पॉइंट पे आप देखिएगा स्लोप सेम रहेगा, इसलिए OA रीजन में क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। स्लोप पॉजिटिव है, इट मीन्स वेलोसिटी, देखिए यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज भी कर रहा है टाइम के साथ। अब AB रीजन की बात करें, AB रीजन में क्या है, स्लोप देख रहे हैं 0 है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो स्लोप 0 होने का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन
जीरो। स्लोप जीरो होने का मतलब एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है। अब क्या है, इसी सेम प्रॉब्लम में आपसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट निकालिए। वीटी ग्राफ दिया हुआ है, वीटी ग्राफ दिया हुआ है और इस वीटी ग्राफ से ओए रीजन में और एबी रीजन में फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट क्या क्वेश्चन है? वीटी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। पहले हम लोग क्या देखते थे, एसटी ग्राफ दिया रहता था, वेलोसिटी फाइंड आउट करते थे। और रिवर्स चलिए, वीटी ग्राफ दिया हुआ है और हमें डिस्प्लेसमेंट की बात करना है, उल्टा प्रोसेस। उल्टा प्रोसेस करने का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन की बात हम लोग करते हैं। यदि वेलोसिटी दिया रहता था, याद है कि कोई भी मान लो v इक्वल टू टी स्क्वायर दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, और आपसे पूछता था फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट यू आर डूइंग, v को आप लिखते थे ds अपॉन dt और ये टी स्क्वायर होता था और ds इंटीग्रेशन इधर टी स्क्वायर dt, यही काम करते थे। और इंटीग्रेशन क्या दे रहा है, ये जो टी स्क्वायर कर्व है उसका यदि इसको ग्राफ ड्रॉ करें तो यही टी स्क्वायर रहेगा। तो ये टी स्क्वायर dt बेसिकली क्या दे रहा है, एरिया इंक्लोज बाय टाइम एक्सिस। एरिया इंक्लोज बाय टाइम एक्सिस कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है, रटना नहीं है। बच्चे से रट लेते हैं कि एरिया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रहा है तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा। कैसे वो एरिया निकालना पड़ रहा है, क्यों ही एरिया निकालेंगे, दूसरा चीज क्यों नहीं निकालेंगे। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। ये v इक्वल टू टी स्क्वायर मान लो फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमें कहता है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑलरेडी मैथमेटिक्स में ये पढ़ चुके हैं। इसको v को ds अपॉन dt, टी स्क्वायर ds निकालना है, इट मीन्स इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन क्या करता है, किसी भी कर्व का एरिया निकाल देता है, छोटे 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 पार्ट्स को जोड़कर वो सरफेस एरिया देगा। जैसे ये पेज है, इस पेज को छोटे छोटा मैं टुकड़ा कर दूं और सबको यदि जोड़ दूं तो ये सरफेस एरिया मुझे देता है। यही इंटीग्रेशन है, यही इंटीग्रेशन है। तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर क्या हो रहा है, यदि वीटी ग्राफ दिया हुआ है और उस रीजन में कहता है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करना पड़ेगा, हर रीजन में हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे और वो एरिया किससे इंक्लोज होना चाहिए, टाइम एक्सिस से। टाइम एक्सिस से बॉन्डेड होना चाहिए, टाइम एक्सिस से बॉन्डेड होना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ओए रीजन का में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटे, एरिया मान लेते हैं ये A1 मान लेते हैं, इसका एरिया A2। तो A1 इक्वल टू ट्रायंगल दिखाई दे रहा है 1/2 बेस 5 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 10, 25 मीटर। ठीक, उस नहीं ये एरिया है ना, एरिया ये डिस्प्ले क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट देगा तो इसलिए यूनिट क्या रहेगा, मीटर। सिमिलरली फिर ए बी रीजन की बात करें, एरिया A2 रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है हमें, A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 5, ये 5 हो गया और ये 10 है, 10 इंटू 5 50 मीटर, 50 मीटर दे दिया। तो ओए रीजन में मुझे मालूम चल गया डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 25 मीटर और एबी रीजन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 50 मीटर। अब यही दिया हुआ कर्व, अब इससे आपको कहता है ड्रॉ द एसटी ग्राफ। वीटी ग्राफ दिया हुआ है, ये तो वैल्यू निकाल लिए ना कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब इसी में थर्ड क्वेश्चन यदि आपको पुट कर दे कि वीटी ग्राफ यही दिया हुआ है, ड्रॉ द एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इस ग्राफ को देखते हुए आपको विदाउट कैलकुलेशन लॉजिक से डेवलप करना है, कैसे ड्रॉ करेंगे, राइट। इसको मिटा देता हूं बेटे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एसटी ग्राफ। जो आपका वीटी ग्राफ दिया हुआ है उसको देखते हुए आपको एसटी ग्राफ निकालना है, ठीक है। तो एसटी ग्राफ, एसटी और पहले ओए रीजन की बात करें हम लोग। ओए रीजन में हम क्या देख रहे हैं, स्लोप कांस्टेंट है। ओए रीजन का हम देखें तो स्लोप कांस्टेंट यानी v इक्वल टू क्या है t, स्ट्रेट लाइन दे रहा है, v इक्वल टू क्या दे रहा है t। इसका मैथमेटिक्स ओए रीजन का क्या होगा, v इक्वल टू t, राइट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका मतलब इसको इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एंड dv अपॉन dt इक्वल टू t, dv अपॉन dt इक्वल टू t आ गया।
बस इसका इंटीग्रेशन करेंगे उसका। सॉरी ds अपॉन dt, ds अपॉन dt, ds अपॉन dt इक्वल टू t, राइट। अब क्या करेंगे, ds इक्वल टू t dt, s इक्वल टू क्या आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2, पाराबोलिक टाइप से इक्वेशन आ गया। इट मीन्स ओए रीजन का क्या हो गया, इस तरह से कर्व हो गया। कहीं कुछ रटने की जरूरत नहीं है, हमेशा कॉन्सेप्ट पर जाना है, रटिएगा काम गड़बड़ाएगा। ग्राफ देखिए, स्ट्रेट लाइन, क्या इसका इक्वेशन बना, b इक्वल टू टी, दिमाग में सेट किए। अब एसटी ग्राफ निकालना है, मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा उसको। इंटीग्रेट करने पर t का क्या होता है, टी स्क्वायर देगा, यानी पैराबोलिक इस तरह से कर्व हो गया। अब ए बी रीजन की बात करें, ए बी रीजन में स्लोप कांस्टेंट है, टी स्क्वायर बाई 2 भी तो टू अप्रॉक्स, कोई दिक्कत नहीं, हम रफली का आपको ड्रॉ कर रहे हैं। बाई 2 होगा तो नीचे आ जाएगा। हाँ, वो वैल्यू अलग इशू, वैल्यू का अलग है, राइट। आपको एबीसीडी चॉइस देगा तो वो उतना थोड़ा बहुत वैल्यू से उसको कर्व से मतलब है, आप कर्व सही जज कर पा रहे हो कि नहीं। यहाँ पे मेन फोकस है कर्व आप सही जज कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। अब ए बी रीजन है, क्या देख रहे हैं यहाँ पर, स्लोप 0 है। स्लोप 0 होने का मतलब यानी v इक्वल टू 0 की बात ये कर रहा है, v इक्वल टू 0 की बात कर रहा है, यानी यहाँ 0 भी दे, यानी tan थीटा क्या हो गया, 0 हो जाएगा, tan थीटा जो होगा 0। लेकिन एक चीज ध्यान देने की बात है कि यदि हम इंटीग्रेशन इसको लिखो ds अपॉन dt, ds अपॉन dt इक्वल टू क्या आ गया, स्लोप जो होगा ये 0 है, स्लोप 0 है। लेकिन जब इंटीग्रेशन करें तो कांस्टेंट टर्म भी तो आएगा, ये ठीक है, ये ds इक्वल टू ये 0 dt आ गया, लेकिन सम कांस्टेंट लास्ट में आएगा ना, लास्ट स्टेप में कांस्टेंट आएगा, ये s दे देगा, ये तो 0 दे गया, प्लस c टी देगा ना, ये तो t तो 0 हो गया ना, 0 है मल्टीप्लाई, स्लोप 0 है ना, तो 0 इंटू dt, ये तो 0 हो गया पूरा टर्म, राइट, ये पूरा टर्म 0 हो गया। और यहाँ पे सम कांस्टेंट आ जाएगा, तो इस कांस्टेंट का कुछ वैल्यू होगा, इस कांस्टेंट का वैल्यू होगा, चाहे इस कांस्टेंट, यहाँ पर ये भी एक चीज ध्यान देने की बात है कि स्लोप 0 होना है, यानी यहाँ से आप ध्यान से देखो, यहाँ क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये भी है, इससे लॉजिक से चलो, वेलोसिटी यू कैन नॉट से, सॉरी गलत वहां स्टेप में किया, वेलोसिटी कांस्टेंट है, सम वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, वहां गलत स्टेप उठाया, 0 जब यहाँ रहता तब ना, ये 0 कब लिखते हैं, जब मेरा ये कर्व रहता है एक्सिस, टाइम एक्सिस पे ही, ये वाला कर्व इस यहाँ रहता तब ना आप 0 लिखते, लेकिन यहाँ तो वैल्यू है 10, तो वेलोसिटी 10 है ना, वेलोसिटी क्या है 10 है, नॉट 0। 0 कब होता है, जब यहाँ पर आता है तब ना, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, सब कांस्टेंट, हाँ, तो ds अपॉन dt क्या हो जाएगा 10, ds इक्वल टू 10 dt, और यानी ये इक्वल टू क्या आ रहा है, सम कांस्टेंट जो भी आएगा t का वैल्यू आ रहा है, यानी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन का प्लस सम कांस्टेंट c जो भी रहेगा बनेगा, तो स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c पे ही रहेगा, y इक्वल टू mx प्लस c। तो इसके बाद ये होगा ओ ए रीजन, इसके बाद क्या हो जा रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो जब बीटी ग्राफ में जब कर्व पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा तो एसटी ग्राफ क्या दे रहा है, स्ट्रेट लाइन, यही कंक्लूजन इसे निकला ए बी, राइट। अब यही प्रैक्टिस करके आप देखते तुरंत निकालो, अब इतना हम तो समझाने के लिए आपको कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी बीटी ग्राफ में यदि टाइम एक्सिस के पैरेलल कर्व होगा और उसका एसटी ग्राफ निकालना होगा तो क्या देगा, स्ट्रेट लाइन दे देगा। यदि बीटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है तो उसका एसटी ग्राफ में क्या होगा, पैराबोलिक टाइप से कर्व दे देगा, क्योंकि वहां आपको टाइम सेविंग भी करना है, लेकिन पहले ये लॉजिक इस तरह से डेवलप करना जरूरी है, टाइम तो बाद में हम लोग देख लेंगे, लॉजिक नहीं रहेगा तो कोई फायदा ही नहीं टाइम का, राइट बेटे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखे, बीटी ग्राफ में गिवन प्रॉब्लम में पहले जो कर्व दिया हुआ था उसका हम लोग एक्सेलेरेशन निकाले, ओ ए में रीजन में, ए बी रीजन में,
उसके बाद क्या देखें, बीटी ग्राफ दिया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, एरिया, क्यों एरिया निकालेंगे ये भी अंडरस्टैंड किए पहले, क्योंकि बच्चे रखते हैं एरिया निकालना है, एरिया निकालना 9th से ही, 9th में भी है, 9th में भी मोशन वाला में वहाँ भी एसटी ग्राफ दिया था, कहता है फाइंड दी बीटी ग्राफ फाइंड दी डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ भी बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि एरिया क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन बच्चे जानते नहीं हैं, राइट। अब आप इंटीग्रेशन जानते हो इसलिए इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि क्यों एरिया निकालना पड़ रहा है। नेक्स्ट उसके बाद बीटी ग्राफ दिया हुआ, उसे एसटी ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे ये भी अंडरस्टैंड किए। तो ये प्रॉब्लम पूरी तरह से आपको पूरे बीटी ग्राफ का सब चीज कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किए हुए है, पूरे कॉन्सेप्ट को। अब इसी कॉन्सेप्ट को हमको प्रॉब्लम जितने टाइप के दिए रहेंगे वहाँ खाली यूज करना है। फिजिक्स में है कि एक प्रॉब्लम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे प्रॉब्लम आप आराम से कर सकते, हाँ, लेकिन एवरी प्रॉब्लम पे सोचना पड़ता है। सोचो कि हम एक लाइन से धड़ करते जाएं, दैट इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देख के बैठे, हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम वीटी कर्व दिया हुआ है, वीटी कर्व, राइट। उसके बाद ये कर्व इस तरह से दिया हुआ है। अब आपसे कहता है ड्रॉ दी एसटी ग्राफ, ड्रॉ दी एसटी ग्राफ, एसटी ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ठीक। तो यहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन इस ग्राफ से क्या क्या मिल रहा है, हाँ, नहीं, अभी बहुत कुछ इसमें सोचना है, इसलिए पहले मेरे को कॉन्सेप्ट बताना है। नहीं, वो लाइन तो हाँ, वो तो रहेगा, बीटी जो दिया हुआ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ, लेकिन अभी यहाँ हमें बीटी इससे इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अच्छा, दूसरा चीज क्या ध्यान देना है, स्लोप, स्लोप हमें ध्यान देना है। यहाँ देखो एक चीज, स्टेप बाय स्टेप चलो, काइंडली इधर देखिए आप लोग, ये कर्व जो दिया हुआ, पहला इंफॉर्मेशन इस कर्व से क्या मिल रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। कर्व से ये चीजें भी पॉइंट सारा ये दिमाग में सेट करना जरूरी है, कर्व क्या क्या बोल रहा है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 0 हुआ, नीचे तो जा नहीं रहा है कर्व, यानी वेलोसिटी, यहाँ से इंफॉर्मेशन पहला क्या मिल रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है, देखो कहीं भी स्लोप निकालिए किसी भी पॉइंट पर, तो इस कर्व का स्लोप यही होगा, राइट, तो स्लोप नेगेटिव होगा। ऐसे भी हम जानते कर्व देखते इसका स्लोप नेगेटिव, इधर चढ़ना होगा तो स्लोप पॉजिटिव, और इधर चढ़ना होगा तो स्लोप नेगेटिव, राइट। तो दूसरा इंफॉर्मेशन क्या मिला, स्लोप नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव कहने का मतलब डी एक्सेलरेशन, क्योंकि स्लोप ही तो एक्सेलरेशन देता है। नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा विथ नेगेटिव साइन। इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन, थर्ड पॉइंट, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा बट नेगेटिव रहेगा, डी एक्सेलरेटेड रहेगा, डी एक्सेलरेटेड रहेगा, ठीक है। तो तुम्हें याद होगा कि एक एसटी ग्राफ में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, ध्यान से उस कॉन्सेप्ट को फिर रिवाइज। एसटी ग्राफ में मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, यदि कनकेव फेस ऊपर रहने का मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, बताया था ना। कनकेव फेस यानी ये धसा हुआ पोर्शन यदि ऊपर रहेगा, इसका मतलब क्या होता था, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ठीक है। और यदि ये कनकेव फेस नीचे रहता है तो इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, ठीक। अब देखो यहाँ क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है, कांस्टेंट भी है, यानी कर्व का कॉनकेव फेस टाइम एक्सिस के योर होगा, यानी ये कर्व इस तरह का कर्व कुछ होगा ना। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब कॉनकेव फेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वहां से इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे, एसटी ग्राफ।
क्योंकि हम क्या जानते हैं, एसटी ग्राफ में हम जानते हैं कनकेव फेस यदि ऊपर अपवर्ड एक्सेलरेशन पॉजिटिव, कनकेव फेस डाउनवर्ड एक्सेलरेशन नेगेटिव। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आराम से आप एसटी ग्राफ को ड्रॉ कर लो, क्योंकि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ग्राफ क्या हो गया मेरा इस तरह का, फटाक देना ड्रॉ किया एस टी लाइक दैट, धंसा हुआ पोर्शन नीचे, तो पूरा नहीं बनेगा, जस्ट ग्राफ दिया रहेगा, एबीसीडी आपको चॉइस दिया रहेगा, उसमें से सेलेक्ट करना रहेगा, एबीसीडी वैल्यू दिया रहेगा, राइट बेटे। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ इसका होगा एसटी ग्राफ। और दिमाग ये तो हो गया कर्व किस तरह का होगा, ये सारे यहाँ से क्या मिला, वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, लेकिन क्या होगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट बट नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब कर्व धसा हुआ इस तरह से रहेगा, कर्व जो भी रहेगा एसटी ग्राफ। अच्छा, दूसरी चीज हम क्या देखें, स्ट्रेट लाइन यदि रहता है तो कर्व किस तरह का रहेगा, पैराबोलिक टाइप का बनता है। देखे ना टी स्क्वायर आया था, y इक्वल टू टी, ये स्ट्रेट है ना, इसका स्लोप ही नेगेटिव है ना, मैग्नीट्यूड देखा जाए तो y इक्वल टू टी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या हो गया, देयर सम वैल्यू t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू इसका वैल्यू है ना, तो यहाँ पर c तो 0 हो नहीं सकता है, उसका कुछ वैल्यू होगा, उसका वैल्यू कुछ होगा, राइट। तो स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम क्या जानते हैं, पैराबोलिक कर्व देता है, और पैराबोला किस तरफ साइड में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर्व हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर्व हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मान लो यही सेम प्रॉब्लम को थोड़ा सा आप घुमा दे, इस तरह से कर दें, एसटी ये कर्व अब इस तरह का दे दिया गया बीटी का। ठीक है, तो यहां से आपसे कटा फिर ड्रॉ दी एसटी ग्राफ, तो क्या होगा, पहले ये इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रहा है उसको लिखिए, घबराना नहीं है, जानते हुए भी हाँ मालूम है ये आंसर आएगा, लेकिन स्टेप को स्टार्टिंग में अभी हर स्टेप को फॉलो अप करना है। जब मैच्योरिटी हो जाएगी, प्रॉब्लम एक्सपर्ट हो जाएगा, तब वो डायरेक्ट भागिएगा, अभी घबरा के भागिए तो काम गड़बड़। यहाँ से अब क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, पहले इस पर आ जाए हम लोग फोकस करें। वेलोसिटी देखें तो पॉजिटिव दे रहा है, ऊपर है ना, तो वेलोसिटी क्या हो गया, पॉजिटिव। स्लोप सब जगह देखिए, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप भी पॉजिटिव। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन ये भी स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट है, स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, कांस्टेंट। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या क्या मिलेगा इंफॉर्मेशन, कि स्ट्रेट लाइन है तो कर्व तो होगा पैराबोलिक, और किस साइड में कर्व जाएगा, अब यानी कनकेव फेस ऊपर होगा, कनकेव फेस ऊपर हो गया, लाइक दैट। ये दे दिया मुझे एसटी ग्राफ, ठीक है बेटे। तो इस तरह के क्वेश्चन से रहेंगे आपके सारे लॉजिक बेस पर। नेक्स्ट, वीटी ग्राफ और एक दिया हुआ है, जितना ये कॉन्सेप्ट के लिए उतने मैकेनिक्स सॉलिड रहेगा। -2, -2, -2, -5, 10, 15,
ये बीटी ग्राफ दिया हुआ है, कहता है ड्रॉ दी एसटी ग्राफ, ड्रॉ दी एसटी ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हमको 3 रीजन में डिवाइड करना पड़ेगा बीटी ग्राफ को। 0 to 5 एक अलग रीजन लेंगे, यानी ए से बी एक अलग रीजन, फिर एक यहाँ पे क्या दें, यहाँ देखो यहाँ पे क्या होता है, बीटी ग्राफ है, बीटी क्या देख रहे हैं, स्लोप पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ए बी रीजन में एक हो गया, राइट। फिर दूसरा हम यहाँ क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी 0 हो जा रहा है B2 BC रीजन में, और फिर वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। A to B में वेलोसिटी पॉजिटिव, फिर B to C में वेलोसिटी 0, और फिर C to D में हम क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी नेगेटिव। इसलिए 3 रीजन में इसको हमको डिवाइड करके ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा, ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? अच्छा, चलें तो अब स्टेप बाय स्टेप चलें। ए बी, ये यहाँ पर एसटी ग्राफ, पहले ग्राफ को, तो पहले हम ए बी रीजन की बात करें। ए बी रीजन में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन मुझे क्या मिल रहा है, चलें पहले देखें वेलोसिटी टू पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट है। स्लोप 0, स्लोप 0, स्लोप 0, स्लोप 0, स्लोप 0 होने का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन 0, ठीक है। स्लोप 0 यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ये 0 एंड पॉजिटिव दोनों आएगा, 0 एंड पॉजिटिव, ठीक है। अब ध्यान से देखने के बाद जब स्लोप पॉजिटिव आ गया यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी का वैल्यू बदल नहीं रहा है, तो वेलोसिटी का वैल्यू नहीं बदलने का मतलब यानी एसटी ग्राफ में क्या देगा, वो स्ट्रेट लाइन देगा, एसटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन देगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? जब वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है यानी कांस्टेंट है, तो एसटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट, इस ओरिएंटेशन में देगा तो ऐसे ये स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब ऐसे देगा, ये पॉजिटिव दे रहा है ना, ऐसे क्यों, ये 90 डिग्री हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा ना, अच्छा इन्फिनिटी हो जाएगा ना, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, हम क्या क्या जानते हैं, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट कब होता है एसटी ग्राफ में वेलोसिटी, जब एसटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट हो तभी वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। एसटी ग्राफ का स्लोप जब कांस्टेंट होता है, एसटी ग्राफ में स्लोप कांस्टेंट कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन रहेगा y = mx। अब यहाँ क्या है, कब स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इस तरह से जब स्लोप पॉजिटिव होगा तो हम स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हो गया ए से बी रीजन तुम्हारा ये। अच्छा, अब पॉइंट क्या है कि ये तो हो गया 0 to 5, ये वैल्यू कितना होगा डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कैसे हम एरिया से फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, यानी इस बीटी ग्राफ का इसका एरिया यदि निकाल लेंगे तो ये क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, 2 × 5 10 मीटर, तो ये हो गया, इस हिसाब से ये 10 मीटर आ गया। क्लियर, अब चलें, ये काम ओवर। अब बीसी रीजन में क्या देख रहे हैं, स्लोप 0, वेलोसिटी भी 0, वेलोसिटी भी 0। ध्यान देने के मतलब क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ तो वेलोसिटी का वैल्यू था ना 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर इस रीजन में वेलोसिटी तो कांस्टेंट है लेकिन उसका वैल्यू क्या है, 0। जैसे यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पर क्या वेलोसिटी 0 है एंड कांस्टेंट भी है। कहने का मतलब क्या, यानी बॉडी वहीं का वहीं रुका हुआ है, नो मोशन, यहां से यहां तक गया, उसके बाद वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या हो गया, उसका मोशन नहीं हो रहा है। वेलोसिटी 0 कब होगा, जब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 0, यानी कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो वहां पर एसटी ग्राफ क्या हो गया, यदि वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या हो गया कि कर्व क्या, ये एसटी ग्राफ ये ड्रॉ कर दिया, बॉडी यहां पहुंचा और जो वहीं का वहीं अस्थिर है, बी से सी के रीजन।
बी से सी के रीजन में, क्योंकि वेलोसिटी 0 है। ठीक है, वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी 0 का मतलब क्या हो गया, डेल एस अपॉन डेल टी, यही होता है, ये 0, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। ये देखो डिस्प्लेसमेंट 0, ये हो गया ए से चले बी, बी से सी। अब चले सी टू डी रीजन। सी टू डी रीजन में क्या हो रहा है, वेलोसिटी निगेटिव, वेलोसिटी निगेटिव, वैल्यू क्या है -2 मीटर पर सेकेंड। और नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव साइन शो कि एक्सीलरेशन नेगेटिव, एक्सीलरेशन नेगेटिव। ठीक है, ये सारे इंफॉर्मेशन उससे हमें मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो कांस्टेंट है ही, तो स्ट्रेट लाइन तो होगा, वो तो क्लियर हो गया। और स्लोप नेगेटिव होने का मतलब स्लोप नेगेटिव, भी नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया कि स्ट्रेट ग्राफ का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। तो कर्व को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, ये तो सेम ही रहेगा, 10 मीटर जैसे डिस्प्लेसमेंट जो निकालना रहेगा। तो ये पूरी तरह से ग्राफ इसका हम ड्रॉ किए, 5, 10, 15। ये जो कितना अच्छा इसमें कॉन्सेप्ट सारा दे रहा है। तो एक जो पहला जो बताया था उसमें सारा इंफॉर्मेशन था, और ये दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी गुड। सी से डी में, सी से डी क्या होगा, वेलोसिटी नेगेटिव। ये गया सीधे, फिर आके है इस तरह से, ये सीधे इसी पॉइंट पे सीधे आएगा -2 पर, और फिर मान लीजिए यहाँ कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है t = 0 पर, ये यहाँ गया, फिर डायरेक्टली तुरंत फिर 0 हो गया वेलोसिटी, फिर चला सी तक, फिर वेलोसिटी जैसे ही सी पे पहुंचा -2 हो गया। ठीक है बेटे, तो इस तरह से प्रॉब्लम को और सॉल्व करेंगे हम लोग। ये दो प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटी ग्राफ को, इसको जाकर फिर से दोबारा रुक कर इसको दोबारा वीडियो को देखिए, जहाँ नहीं सके कि ये सब चीज़ें हैं कि जितने आपके फंडे क्लियर होंगे, यदि अभी ये क्लियर नहीं होंगे तो पूरा मैथमेटिक्स पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। राइट, ठीक है, आज यहीं पर रहने देते हैं हम लोग बेटे।